नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो सितंबर 2025 के महीने में काफ़ी चर्चा में थे और इनके आने की संभावनाएं बनी हुई हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में। ये तीन टॉपिक हमारे पास जो है वो पहला टॉपिक है वो है प्राइम मिनिस्टर मित्र स्कीम, दूसरी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 और तीसरी है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तीनों डिफरेंट सेक्टर्स से हैं। एक जहां टेक्सटाइल से रिलेटेड है, दूसरी लॉजिस्टिक पॉलिसी या इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है और तीसरी फिशरीज से रिलेटेड है, मतलब कि ब्लू इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से इसको समझिएगा। मैं प्रयास करूंगा कि बेहतर तरीके से आपको समझा दूं, जिससे जो भी क्वेश्चन अगर इससे यूपीएससी में बनता है तो आप उसको बेहतर तरीके से कर पाएं। ठीक है, सबसे जो पहली स्कीम है वो है प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरेल स्कीम। इसको हम पीएम मित्र स्कीम भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन यूपीएससी में आ सकता है कि पीएम मित्र स्कीम किससे रिलेटेड है, तो उसमें कई सारे ऑप्शंस दे देंगे उसमें, और ये बेसिकली टेक्सटाइल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इसको करने वाली जो मिनिस्ट्री है, जो लॉन्च करने वाली मिनिस्ट्री, उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, मतलब ये कपड़े जो वस्त्र उद्योग मंत्रालय है उसके द्वारा किया गया है। किया क्या जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हब्स बनाए जा रहे हैं टेक्सटाइल के लिए। मैन्युफैक्चरिंग हब्स बनाए जा रहे हैं, 7 बनाए जा रहे हैं पूरे देश भर में, जिसमें से 5 ग्रीन फील्ड हैं और 2 ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड का मतलब है कि बिल्कुल नए से शुरुआत हो रही है। ब्राउन फील्ड का मतलब है कि ऑलरेडी पहले से वो पार्क मौजूद थे, उसको और इन्हेंस किया जा रहा है, उसको डेवलपमेंट उसका और ज़्यादा अच्छे से किया जा रहा है। इसके लिए क्या किया जा रहा है, इसके लिए बेसिकली हर एक जो पार्क है उस पार्क में एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाएगा, जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी 49% होगी और स्टेट गवर्नमेंट की 51% होगी। इसका मतलब है, क्वेश्चन अगर यूपीएससी पूछ लेता है कि जो पहले तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछ सकता है कि सभी 7 जो पार्क हैं वो एक ही स्पेशल पर्पस व्हीकल के अंतर्गत बनाया जा रहा है, तो ये गलत होगा। अलग अलग पार्क के लिए अलग अलग स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाए जा रहे हैं। केंद्र की हिस्सेदारी कम है, 49% ही है, जबकि स्टेट की हिस्सेदारी इसमें 51% है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग इसमें देख लें, ये मैप है। इस मैप में आप देख रहे हैं कि 7 कुल ग्रीन फील्ड, टोटल 7 पार्क हैं, जिसमें से 5 ग्रीन फील्ड है। पहला पार्क ग्रीन फील्ड का लखनऊ में है, दूसरा ग्रीन फील्ड नवसारी गुजरात में है, तीसरा धार मध्य प्रदेश में है, चौथा कर्नाटक के कलबुर्गी में है, पांचवा तमिलनाडु के विरुद्धनगर में है, और जो 2 पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे उनका डेवलपमेंट किया जा रहा फिर से, अमरावती महाराष्ट्र का और दूसरा वारंगल जो तेलंगाना का है। और इस पूरे स्कीम की जो शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने करी है वो धार मध्य प्रदेश से शुरुआत करी है। क्यों लॉन्च करी गई है, सबसे बड़ी चीज ये है लॉन्च करने का कि हमारे यहाँ कंप्लीट वैल्यू चेन डेवलप नहीं हुई है। कंप्लीट वैल्यू चेन का मतलब क्या हुआ कि अब टेक्सटाइल सेक्टर में सबसे पहले क्या होता है, स्पिनिंग होती है, वीविंग होती, स्पिनिंग होती है, फिर रिसर्च होता है, डेवलपमेंट होता है, उसका R&D होता है, फिर डिजाइनिंग होती है, उसके बाद फिर वीविंग होती है, वीविंग के बाद गारमेंटिंग होती है, गारमेंटिंग के बाद क्या होता है, उसकी मार्केटिंग होती है, फिर ब्रांडाइजेशन होता है उसका। तो ये प्रोसेस है, अलग अलग चरण है उसमें। तो इस पूरे हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कंप्लीट वैल्यू चेन डेवलप नहीं। बहुत सारे जो MSMEs हैं उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो पूरी की पूरी कंप्लीट वैल्यू चेन को वो कर पाए। तो इसकी वजह से होता क्या है, उनका क्वालिटी अच्छे से नहीं हो पाती, पहली चीज़ तो। और दूसरी जो चीज़ है वो वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स जो रहता है उनका वो बेहतर नहीं हो पाता, मतलब उनका ब्रांड इतना बड़ा बन ही नहीं पाता कि वो इंटरनेशनल कंपटीशन दे सके। तो ये एक है चैलेंज है हमारे सामने, इसलिए हमें पीएम मित्र स्कीम लाना पड़ा। दूसरा, टेक्नोलॉजी हमारी ऑब्सोलेट है, पुरानी टेक्नोलॉजी है, प्रोडक्टिविटी काफ़ी लो है, इसकी वजह से हमारी कॉम्पिटिटिवनेस घट रही है। चाइना और वियतनाम जैसे जो नए प्लेयर्स हैं वो तेज़ी से जो है हमें कम्पिटिट करके आगे बढ़ रहे हैं हमसे। एक स्कीम पहले से चल रही थी, स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क, वो भी सही तरीके से अपनी जो टारगेट्स थे उसको अचीव नहीं कर पाई है। तो ये कुछ चीज़ें रहीं जिसकी वजह से हमें पीएम मित्र स्कीम दोबारा से लानी पड़ी। टेक्सटाइल सेक्टर में हम देख लेते हैं कुछ डेटास यूपीएससी पूछ सकता है। सबसे बड़ा डेटा अगर यूपीएससी पूछेगा तो ये है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में टेक्सटाइल एग्रीकल्चर के बाद 2nd नंबर पे आता है। तो 2nd लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है टेक्सटाइल सेक्टर, 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। तो ये, और कपड़ा सेक्टर में, टेक्सटाइल के सेक्टर में चाइना के बाद हम सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हमारे अंदर है।
गवर्नमेंट स्कीम में सामर्थ्य स्कीम पूछ सकते हैं, ये पूछा जा सकता है कि सामर्थ्य स्कीम किसके लिए चलाई जा रही है। तो ये बेसिकली डिमांड बेस्ड स्किल ट्रेनिंग की जाएगी, मतलब कि जो भी लोग लगे हुए हैं टेक्सटाइल सेक्टर में उसका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा और डिमांड बेस्ड होगा, मतलब जिस तरीके से अगर कोई व्यक्ति ट्रेनिंग चाहेगा तो उसको ये ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। फिर एक नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन चलाया जा रहा है। टेक्निकल टेक्सटाइल का मतलब क्या हुआ, ऐसे कपड़े जो पहनने के बजाय किसी अन्य पर्पस में यूज हो, जैसे फॉर एग्जांपल अपरेल्स होते हैं, मेडिकल सेक्टर में यूज होते हैं, ग्लव्स होते हैं, और ये सारे कपड़े ऐसे हैं। या फिर जैसे कपड़ा जो आप देखते होंगे कंस्ट्रक्शन साइट पे जो ग्रीन कलर का कपड़ा ढका जाता है वो है, ये सब टेक्निकल टेक्सटाइल्स हैं। तो इसके लिए एक अलग से स्कीम चलाई जा रही है जिसका नाम है नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। अगला जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022। ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया है। और ये बेसिकली ऑलरेडी पहले से एक स्कीम चल रही थी, प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। तो उसके कॉम्प्लीमेंट में, मतलब कि जो चीज़ें पीएम गति शक्ति स्कीम में रह गई थी उसको पूरा करने के लिए नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लाई गई। देखिए भारत का जो लॉजिस्टिक है इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत कमज़ोर है। ऐसा माना जाता है कि हमारा जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो 5 गुना ज़्यादा है इन कंपेरिजन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, मतलब यूएस और चाइना के मुकाबले हमारा लॉजिस्टिक सपोर्ट 5 गुना ज़्यादा है। इसका मतलब है कि अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजना पड़ रहा है या फिर उसको स्टोर करना पड़ रहा है तो हमें ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है इन कंपेरिजन ऑफ यूएस और चाइना। इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से कॉस्ट बढ़ जाता है प्रोडक्ट का और फिर वो इंटरनेशनल मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाता, कॉम्पिटिट नहीं कर पाता। तो ये टारगेट है हमारा कि हम लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करें, रिड्यूस करें और जो वर्ल्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसमें हम अपनी रैंकिंग को सुधारें। इसके लिए करा क्या जा रहा है, एक लीड्स स्कीम चलाई जा रही है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि लीड्स स्कीम क्या है। तो लीड्स स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, जिसको DPIIT भी बोलते हैं। तो ये जो इंडेक्स लीड्स इंडेक्स या लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स एक इंडेक्स है। ये बेसिकली पूरे स्टेट्स जितने भी अपने भारत में स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनको 4 हिस्सों में बांटता है। पहला कोस्टल स्टेट्स, तो सिंपल सी बात है कोस्टल स्टेट्स है, वहाँ पे पोर्ट्स हैं तो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, तो वो एक हो गया। दूसरा लैंडलॉक्ड स्टेट, तीसरा नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं 8 वो, और चौथा यूनियन टेरिटरीज। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है कि क्या सारे देशों को एक ही पैरामीटर्स पे किया जा रहा है? नहीं, अलग अलग पैरामीटर्स है। 4 ग्रुपों में सभी देशों को सभी प्रदेशों को, सभी स्टेट्स को बांटा गया है। कुछ और इनिशिएटिव्स देख लेते हैं, जैसे एक स्माइल प्रोग्राम चलाया जा रहा था, ये भी लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए ही है। इसका फुल फॉर्म था स्ट्रेंथनिंग मल्टी मॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम। मतलब कि मल्टी मॉडल का मतलब क्या हो गया, रेल से भी आपका सामान जा रहा है, आपका हाईवे से भी सामान जा रहा है, रोडवेज से भी सामान जा रहा है, आपका एयरवेज से भी जा रहा है और शिपिंग से भी जा रहा है। तो इन सबको इंटीग्रेट कर देना है, अलग अलग ये सेगमेंटेड न रहे, फ्रैक्चर्ड न रहे, एक साथ इनको इंटीग्रेट करना है। इसीलिए स्माइल प्रोग्राम चलाया गया था, जिससे होगा क्या, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगा और जो इफिशियंसी है वो बढ़ जाएगी। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको लॉजिस्टिक पॉलिसी के जो कुछ टर्म्स थे वो समझ में आ गए होंगे। फॉर एग्जांपल लीड्स इंडेक्स, स्माइल, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं और कौन सी मिनिस्ट्रीज को कर रही है ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो हमारी आज की टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है। ये 2021 से इसको फॉर्मली स्टार्टअप किया गया था। हालांकि ये चल तो 2010 से ही रहा था, लेकिन वो डिफरेंट नेम से चल रहा था। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड ने 2021 से इसको फॉर्मली चालू किया है। ये 2 तरीके की स्कीम है। इसमें कुछ सेक्शन है वो सेंट्रली सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब है कि ये फुली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगा। जबकि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ हिस्सा सपोर्ट करता है और बाकी का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो स्टेट गवर्नमेंट को करना होता है। और इनकी जो फंडिंग पैटर्न होती है वो भी आपस में इन दोनों को बंटवारा करना पड़ता है फाइनेंस का। तो ये दोनों है, सेंट्रली सेक्टर भी है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड भी है स्कीम। इसके कुछ टारगेट्स हैं जो रखे गए हैं। पहला टारगेट ये है कि हमें पर कैपिटा फिश कंजम्पशंस बढ़ाना है। अभी हमारे पास जो है 5 से 6 किलोग्राम
प्रति व्यक्ति 1 साल के अंदर फिश कंजम्पशन कर रहा है, इसको बढ़ाकर 12 से 13 किलोग्राम तक करना है। दूसरा, जो एक्वा कल्चर है उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है और ये बढ़ा के 4.7 टन पर हेक्टेयर तक लेके आना है। कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं, जैसे वुमेन का एम्पावरमेंट इसमें करना है। खासकर आप जान रहे हैं कि फिशरीज सेक्टर में लगभग 60 से 65% जो वर्कफोर्स है वो वुमेन है, महिलाएं उसमें लगी हुई हैं। तो इनका एम्पावरिंग करना है, इनको एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल के तहत इनको नए नए आपको फंडिंग करनी है, जिससे कि ये बेहतर तरीके से अपना स्टार्टअप्स चालू कर सके। दूसरा, जो कोस्टल फिशरमैन विलेजेस हैं उनको क्लाइमेट रेजिलेंट कोस्टल फिशरमैन विलेज का एक सर्टिफिकेट है वो प्रदान किया जाएगा। फिर वैल्यू चेन को स्ट्रेंथन करना है। वैल्यू चेन का मतलब क्या हो गया कि आपके जो स्टोरेज फैसिलिटी से लेकर लॉजिस्टिक, आपका ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़िया से रहे और उसके अलावा फिर आप मार्केटिंग भी, आप बिक्री भी कर पाए, मार्केट भी आपको अच्छा से मिले, इसी को पूरा बोलते हैं वैल्यू चेन का डेवलपमेंट करना। तो इस सब स्कीम में आपको वैल्यू चेन को भी डेवलप करना है। चैलेंजेस क्या है? कई सारे चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चीज़ तो यह है कि गवर्नेंस का चैलेंज है। जैसे मरीन फिशरीज जो है, जो टेरिटोरियल वाटर से बाहर का है, ये सेंट्रल का सब्जेक्ट है, जबकि इनलैंड फिशरीज जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है। तो दोनों राज्यों को और सेंटर को एक ही पैरामीटर, एक ही प्लेटफॉर्म पे लाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये वल्नरेबल होते हैं डिफरेंट तरीके के डिसीजेस से। फॉर एग्जांपल, आंध्र प्रदेश में एक ऐसा ही इंट्रोसाइटोजोन हेपाटोपेनाई नाम का एक फंगस था, जिसको माइक्रोस्पोडियन पैरासाइट भी बोलते हैं। इसके वजह से क्या हुआ? इसके वजह से वहाँ का जो श्रिम्प फार्मिंग इंडस्ट्री थी वो काफ़ी हैम्पर हुई। ये एक्चुअली ऐसे फंगस होते हैं जो श्रिम्प के डाइजेस्टिव सिस्टम को कमज़ोर कर देते हैं और इसके वजह से जो ग्रोथ होता है श्रिम्प्स का वो घट जाता है। तो फाइनली ओवरऑल पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है इसके वजह से। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने देख लिया तीनों टॉपिक के बारे में। पहला पीएम मित्र स्कीम, दूसरा नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी और तीसरा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। मैं होपफुल हूँ कि अगर तीनों में से कोई भी क्वेश्चन यूपीएससी में आता है या तीनों ही क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप उसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। धन्यवाद।